अब हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कहता है अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, एक ऐसी कॉइल जो कि इंसुलेटेड है और कॉपर वायर की बनी हुई है, इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर अगर आप लोगों को याद हो तो वो एक ऐसा डिवाइस होता है दैट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। व्हाट विल हैपन इफ अ बार मैग्नेट इज, क्या होगा अगर बार मैग्नेट, इधर 3 केसेस दिए हुए हैं हमको A, B एंड C। पहला केस है पुश्ड इनटू द कॉइल, अगर हम बार मैग्नेट को लेके कॉइल में पुश करेंगे तो क्या होगा। बी में बोल रहा है विड्रॉन इनसाइड फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, कि कॉइल के बीच में से अगर हम बार मैग्नेट हटा लेंगे तो क्या होगा। और पार्ट सी में वो पूछ रहा है हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल, या हम कॉइल के बीच में उसको रहने देते हैं बार मैग्नेट को, बट स्टेशनरी पोजीशन पे फिक्स कर देते हैं, उसमें मूवमेंट नहीं करते उस बार मैग्नेट की, तो क्या होगा। सो इन तीनों ही केसेस के लिए हमको इस क्वेश्चन को आंसर देना है विद रिलेवेंस टू द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। ओके, सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। सो शुरू करते हैं। वी नो वन थिंग वेरी वेल, एक चीज हमें अच्छे से पता है कि अगर हम किसी भी बार मैग्नेट को रिलेटिव टू द कॉइल अगर मूव करते हैं देन देयर इज अ फिनोमिना ऑफ इंड्यूस्ड करंट टेक प्लेस ओवर देयर। ओके, आप लिख सकते हैं दैट व्हेन वी मूव एनी बार मैग्नेट और एनी मैग्नेट relative to coil, then there will always be a induced current that take place over there. There is always a induced current over there due to the phenomena of, ये ऐसा क्यों होता है induced current? Due to the phenomena of electromagnetic induction। ये चीज हमको पता है। बेसिकली हमने यहां पे ये कॉन्क्लूड करा कि जब भी हम किसी मैग्नेट को रिलेटिव टू द कॉइल मूव करते हैं देन हमेशा उसमें एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, सो अब हमको इतना पता है कि अगर हम किसी कॉइल जो कि इंसुलेटेड है कॉपर वायर पे, एक ऐसी कॉपर वायर की कॉइल जो कि इंसुलेशन जिसकी हो रखी है, उसको अगर हम किसी गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके उसके अलावा अगर किसी बार मैग्नेट की मूवमेंट शो करेंगे तो उसमें इंड्यूस करंट जनरेट होगा। सो दिस इज द वन थिंग दैट वी नो। अब इन 3 केसेस में इंडिविजुअली क्या क्या होगा, लेट्स कंक्लूड दैट। तो पहला केस है व्हेन वी पुश्ड इनटू द कॉइल, जब आप अपने बार मैग्नेट को कॉइल के अंदर पुश करोगे। सो लेट्स आंसर द पार्ट ए फर्स्ट। व्हेन वी मूव द बार मैग्नेट inside the coil, then there is a momentarily increase
induced current due to which the needle of the galvanometer will deflect momentarily from its mean position. ऐसा कि जैसा कि इस केस फर्स्ट में हमसे पूछा गया था, अगर आप किसी बार मैग्नेट को इस कॉइल में मूव करोगे या पुश करोगे, देन उससे ये होगा कि जो हमारा इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा वो इंक्रीज होगा जैसे जैसे आप बार मैग्नेट को कॉइल में पुश करते रहोगे, और उस इंड्यूस करंट के मोमेंटली इंक्रीज की वजह से जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर की निडल में वो भी मोमेंटली इंक्रीज होगा. सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन. सो लेट्स सी फॉर द पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन. सो पार्ट बी में हमसे क्या पूछा है, लेट्स सी. पार्ट सी में हमसे कह रहा है विड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल. अभी तो हमने पुश किया बार मैग्नेट को कॉइल में, अब ये पार्ट बी में कह रहा है अगर हम बार मैग्नेट को कॉइल में से निकाल लें तब क्या होगा. सो इस चीज को यहां पे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. ये लेट सपोज आपका कॉइल है जिसमें एक बार मैग्नेट है. बार मैग्नेट के दो पोल हैं, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है. पहले हमने क्या करा था, उसको इस डायरेक्शन में पुश किया था इनसाइड द कॉइल. अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर गेटिंग दैट बार मैग्नेट आउट ऑफ द कॉइल. सो ऐसे पुश करने की वजह से जो हमारा करंट था वो इंक्रीज हो रहा था मोमेंटली. बट अगर हम बार मैग्नेट को कॉइल में से निकालेंगे तब क्या होगा, तब करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा, तब भी करंट हमारा इंड्यूस्ड होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन. सो यू कैन से व्हेन वी विड्रॉन our bar magnet from inside the coil then the current will induced inside the coil momentarily but in opposite direction. Due to which the needle of the galvanometer will deflect
opposite direction. So this is the answer for part B. कि अगर हम अपने बार मैग्नेट को अपनी कॉइल में से निकालेंगे तो उसमें भी हमारा जो करंट है वो इंड्यूस्ड होगा कॉइल में मोमेंटरली, बट इन अपोजिट डायरेक्शन. सो उसकी वजह से जो गैल्वेनोमीटर डिवाइस हमारा कनेक्टेड है सर्किट से, उसमें भी डिफ्लेक्शन शो करेगा. वो द निडल विल डिफ्लेक्ट बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन. सो लेट्स सी फॉर पार्ट सी. पार्ट सी में अब हमसे वो क्या पूछा है, लेट्स सी. सो अगर हम पार्ट सी देखें तो यही हमसे कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन वी हैव स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल. क्या होगा जब हम अपने बार मैग्नेट को कॉइल के अंदर स्टेशनरी कर देंगे. सो लेट्स आंसर दिस वन ऑल्सो. सो व्हेन वी kept our bar magnet stationary inside the coil, then there will be no induced current, thus there will be no deflection seen in the galvanometer. So this is the answer for part C of this question. अगर हम अपने बार मैग्नेट को किसी भी कॉइल के अंदर स्टेशनरी कर देंगे तो स्टेशनरी करने की वजह से बार मैग्नेट की कोई मूवमेंट नहीं होगी, और ड्यू टू देयर इज नो मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट कोई करंट भी इंड्यूस नहीं होगा, और करंट ही इंड्यूस नहीं हो रहा तो गैल्वेनोमीटर में भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी. सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट सी ऑफ दिस क्वेश्चन. सो अगला क्वेश्चन बहुत इजी है. द क्वेश्चन सेइंग दैट नेम सम ऑफ द डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज्ड. ऐसे डिवाइसेस का नेम बताना है जिसमें हम इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली देखते हैं या यूज करते हैं. सो लेट्स आंसर दिस. सम ऑफ द डिवाइसेस in which electric motor are used सो पहला हो गया आपका रेफ्रिजरेटर. जितने भी आपके हाउस होल्ड अप्लायंसेस होते हैं ज़्यादातर सभी में मोटर लगी होती है. योर रेफ्रिजरेटर, योर वॉशिंग मशीन, योर जूसर ग्राइंडर, etc. So these are some of the common devices in which the motors can be used. Okay, motor basically used, can be but definitely used. So इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, but these are some of them. Okay, so this is the answer for this question.
सो हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कहता है दैट टू सर्कुलर कॉइल्स ए एंड बी, हमारे पास दो सर्कुलर कॉइल हैं ए एंड कॉइल बी, आर प्लेस क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पास रखी हुई हैं. इफ द करंट इन कॉइल ए इज चेंज्ड, विल सम करंट बी इंड्यूस इन कॉइल बी. ये पूछ रहा है अगर हम कॉइल ए में कुछ करंट चेंज करेंगे तो कॉइल बी में भी करंट इंड्यूस्ड जो हो रहा है वो चेंज होगा या नहीं होगा, या होगा कि नहीं होगा. सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. सो पहली चीज है कि होगा कि नहीं होगा, इस चीज का आंसर कर लेते हैं. सो उसका आंसर है यस, द करंट विल बी इंड्यूस्ड इन कॉइल बी. सो पहला जो है कि होगा. अब क्यों होगा, लेट्स आंसर दैट. एज द करंट इन कॉइल ए gets changed due to which the magnetic field around it will also get changed. As coil B is placed closed to coil A, as coil B is placed close to coil A, so the magnetic field around coil B will also get changed. Hence, the current will induce in coil B. The current will induced in coil B. सो पहला तो हमने बता दिया कि इंड्यूस करंट जो कॉइल बी में है वो होगा. इसका रीजन ये है कि जो कॉइल ए है उसका करंट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड उससे एसोसिएटेड होगी वो भी चेंज हो जाएगी. एंड हमको पता है कि कॉइल बी भी कॉइल ए के पास ही है. सो कॉइल ए की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, उसकी वजह से कॉइल बी की भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी. एंड ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड द करंट विल इंड्यूस इन कॉइल बी. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो अगला क्वेश्चन है जो कहता है दैट स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए बी एंड सी. हमको यहाँ पे 3 केसेस दिए हुए हैं जिसमें कि हमको डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए जो रूल अप्लाई करना पड़ेगा हमें वो बताना है. सो पार्ट ए में बोल रहा है दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट. अगर हमें किसी स्ट्रेट कंडक्टर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो और वो कंडक्टर कैसा है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे कि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर पाए. सो जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने जो वेरी फर्स्ट रूल पढ़ा था वो यही था
कि फॉर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सो वी हैव टू अप्लाई, आंसर फॉर पार्ट ए इज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. सो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल अगर हम अप्लाई करेंगे तो उससे हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं इन अ कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो. ओके, दिस इज द आंसर फॉर पार्ट ए. सिमिलरली पार्ट बी में हमसे पूछ रहा है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट. अब हमें फोर्स निकालनी है, फोर्स का डायरेक्शन निकालना है जब हमारे पास कंडक्टर हो जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो इसको निकालने के लिए वी हैव अ रूल जिसको कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अगर आप देखो तो मिडिल फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, योर फोर फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मिडिल फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी. Your forefinger will represent the direction of magnetic field and your thumb will represent the direction of force. So we will going to apply Fleming's left hand rule. So this is the answer for part B of this question. Okay. अब देखते हैं पार्ट सी के लिए. सो पार्ट सी में वो बोल रहा है करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू रोटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड. ये इट इज वेरी सिंपल, जो अभी हमने जस्ट डिस्कस ही किया था कि जब भी हमें करंट इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड करना हो इन अ मैग्नेटिक फील्ड जो कि रोटेट हो रही हो अलोंग द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर, उसमें वी हैव टू अप्लाई फ्लेमिंग्स विच रूल, फ्लेमिंग्स right hand rule to determine the direction of what? To determine the direction of induced current. So this is the answer for part C. Okay, so this is the answer for this question. So अगला क्वेश्चन it's related to your domestic circuit जिसमें पूछ रहा है that when does a electric short circuit occur, कि एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होता है. सो द इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट इट्स short circuit occur only when or you can say only if the insulation of the wires got damaged or you can say it occurs when the live and neutral wire came in direct contact with each other
or the final reason is, or it may occur, or due to the sudden increase in the power supply. आपके शॉर्ट सर्किट तभी होता है या तो आपका वायर का इंसुलेशन प्रॉपर नहीं हो, या फिर लाइव और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए एक दूसरे के। अगर लाइव और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं एक दूसरे के, सो उससे ये होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है हमारे सर्किट का वो एकदम से कम हो जाता है और करंट का फ्लो एकदम से बढ़ जाता है, ड्यू टू विच द शॉर्ट सर्किट कैन टेक प्लेस। और अगर जहां से पावर हाउस और या पावर कंपनी जो हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है, अगर ड्यू टू सम फॉल्ट और एनीथिंग अगर वो हाई पावर ट्रांसमिट कर दें एकदम से, then there is a chance of short circuiting. So these are some of the reason for short circuit. So हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कहता है that what is the function of earth wire, कि अर्थ वायर का बेसिकली फंक्शन क्या है। और पार्ट बी में पूछा है that why is it necessary to earth the metallic appliances. Okay. So let's answer this question. Okay, so let's begin. The metallic body of the appliance is connected to earth via earth wire so that the excess amount of current can easily be transferred to what? To ground, which saves the user from experience sudden electric shock. That's why the earthing of appliances is necessary. That's why the earthing of metallic appliances. Metallic appliances is what? Is necessary. So बेसिकली हम अर्थ वायर का यूटिलिटी ये है कि जितनी भी हमारी मेटेलिक बॉडी हो, जितने भी हमारे अप्लायंसेस मेटेलिक बॉडी के होते हैं, सो वो बेसिकली एक वायर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्टेड होते हैं और उस वायर को हम बोलते हैं अर्थ वायर। ऐसा हम क्यों करते हैं? बिकॉज कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू सडन इंक्रीज इन द पावर सप्लाई
जो मेटेलिक बॉडी होती है वो बेसिकली होती है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो अगर कभी सडन इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होता है एंड देयर इज अ यूजर जो कि उस मेटेलिक बॉडी के कांटेक्ट में है, सो जो करंट होता है वो उस यूजर के थ्रू ग्राउंड में जाता है। सो अर्थ वायर जो हम कनेक्ट करते हैं ये एक ऐसी वायर होती है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इट्स वेरी वेरी लो। सो जो करंट होता है वो करंट की एक प्रॉपर्टी है दैट इट फॉलोज द पाथ विद लो रेजिस्टेंस। सो whenever there is a sudden increase in power supply, so उससे जो excess amount of current generate होता है वो अर्थ में चला जाए easily without passing through the user. That's why it is grounded to earth via earth wire. अर्थ वायर का रेजिस्टेंस लो होता है तो वो यूजर के थ्रू रूट करने के बजाय अर्थ वायर के थ्रू हमारा करंट ग्राउंड में रूट कर जाता है और जो यूजर है वो इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाता है। और इसी वजह से जितने भी मेटेलिक अप्लायंसेस हमारे हाउस होल्ड्स में होते हैं या आसपास होते हैं या फैक्ट्रीज में होते हैं सभी की अर्थिंग नेसेसरी होती है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।